अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 140 साल पहले शुरू होने वाली कंपनी आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है। ये कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है अपनी मार्केटिंग पे और दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां ये ब्रांड ना मिलता हो, सिवाय क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और अब रशिया में भी। इस कंपनी ने कैसे सिर्फ एक काला मीठा पानी बेच के 300 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ बना ली और ये कंपनी कैसे करोड़ों अरबों रुपए लगा के अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स में प्रोडक्ट नहीं बल्कि फ्रेशनेस, हैप्पीनेस, ट्रेडिशंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसी फीलिंग्स को बेचती है, जो अनफॉर्चुनेटली हकीकत में उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कोका कोला का नाम कोका कोला ही क्यों है? ये कंपनी शुरू कहाँ से हुई, इसकी शॉकिंग हिस्ट्री और सीक्रेट रेसिपी क्या है और किस तरह ये एक आम आदमी की सेहत पे असर कर रही है? Let's dive deep. Well, the Coca-Cola company is being sued for allegedly lying to the public about the effect of Coke on our health. 1886 एक अमेरिकन फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन दो हाईली एडिक्टिव केमिकल्स को मिक्स करके एक ड्रिंक तैयार करते हैं जिसे फ्रेंच वाइन कोका का नाम दिया जाता है और ये वही ड्रिंक है जो आगे जाके कोका कोला बनती है। इसमें जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो हैं C17, H21, NO4 और C2H5OH यानी लिटरली कोकेन और वाइन। इस ड्रिंक को पेटेंट मेडिसिन के तौर पे तैयार किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो पेटेंट मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी ली जा सकती है और उस टाइम पे लोग डॉक्टर्स पे ज़्यादा यकीन नहीं करते थे, तो पेटेंट मेडिसिन का ट्रेंड बहुत आम था उस वक्त। उन्हीं दिनों में विन मरियानी नाम की एक पेटेंट मेडिसिन मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही थी जिसे सर दर्द, एंजाइटी और बहुत सी कॉमन बीमारियों के इलाज के तौर पे बेचा जाता था। जॉन पेम्बरटन ने भी विन मरियानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था जब वो अमेरिकन सिविल वॉर में जख्मी होकर आए थे। जॉन पेम्बरटन असल में मॉर्फिन एडिक्ट हो चुके थे और इस एडिक्शन से बचने के लिए उन्होंने विन मरियानी का इस्तेमाल शुरू किया था। इवेंचुअली ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर, लेकिन इसलिए नहीं कि विन मरियानी मेडिसिनल थी बल्कि इसलिए क्योंकि विन मरियानी भी कोकेन और वाइन का ही मिक्सचर थी। अब क्योंकि पेम्बरटन खुद भी एक फार्मासिस्ट थे और उन्हें विन मरियानी भी बहुत पसंद थी, तो ही डिसाइडेड टू क्रिएट हिज ओन वर्जन जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, फ्रेंच वाइन कोका। फ्रेंच वाइन कोका बने हुए भी कुछ ही अरसा गुजरा था कि पेम्बरटन के सामने बहुत से मसले खड़े हो गए। अमेरिका की अक्सर स्टेट्स में अल्कोहल को बैन कर दिया गया और पेम्बरटन को फ्रेंच वाइन कोका से अल्कोहल को निकालना पड़ा और उसे रिप्लेस किया गया कार्बोनेटेड वाटर यानी सोडा से। पहला मसला तो यहाँ हल हो गया, लेकिन अब एक और मसला ये खड़ा हो गया कि ये ड्रिंक कड़वी लगने लग गई थी और इस मसले का सिर्फ एक ही हल था और वो था बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करना। एक हैवी अमाउंट में शुगर का इस्तेमाल करके सारे मसले हल हो चुके थे, लेकिन इसका नाम अभी भी फ्रेंच वाइन कोका ही था और इस नाम के साथ इस ड्रिंक को मार्केट में बेचा नहीं जा सकता था। तो पेम्बरटन के एक अकाउंटेंट ने इसका नाम कोका कोला सजेस्ट किया। ये नाम ऐसे रैंडमली नहीं दिया गया था बल्कि ये नाम इस ड्रिंक के मेन इंग्रेडिएंट्स की वजह से दिया गया था जो थे कोका लीव्स और कोला नट्स। कोका लीव्स वही पौधा है जिससे कोकेन बनाई जाती है और कोला नट्स कैफीन का सोर्स है, इसीलिए इसे कोका कोला कहा जाता है। 1929 तक ये ड्रिंक इसी तरह से बेची गई मार्केट में और इसी साल कोका कोला ने किसी तरह से इन पत्तों से एक्टिव कोकेन निकाल दी, लेकिन बाकी का फॉर्मूला वैसा ही रहा। हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो जॉन पेम्बरटन मरने से पहले कोका कोला में अपना शेयर ऐसा कैंडलर को बेच चुके थे सिर्फ $550 में और असल में इस कोल्ड ड्रिंक को पूरी दुनिया में फैलाने वाला शख्स यही था। 1891 में ऐसा कैंडलर ने तमाम शेयर होल्डर से कोका कोला की ऑनरशिप सिर्फ $2300 में हासिल कर ली और इसके बाद कोका कोला का असल राइज शुरू हुआ। ऐसा कैंडलर ने पूरी तरह से ऑनरशिप हासिल की थी या नहीं, ये बात आज तक एक मिस्ट्री है क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशंस में ये भी पता चला कि ऐसा कैंडलर के पास जो ऑनरशिप के पेपर्स थे उनमें से कुछ पेपर्स फेक भी थे। खैर उस वक्त पे कोका कोला इतनी फेमस नहीं थी और बहुत कम लोग इस ड्रिंक के बारे में जानते थे। कैंडलर इस बात को समझते थे कि अगर इस प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की गई तो ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा बिक सकती है। कैंडलर ने पूरे इलाके में कोका कोला के बैनर्स लगवा दिए और जो जगह खाली मिलती थी वहाँ सिर्फ इसी ड्रिंक का ऐड देखने को मिलता था। कैंडलर ने हजारों लाखों डॉलर्स खर्च करके मूवी स्टार्स, टीवी एक्टर्स और एथलीट्स को हायर किया कोक की एडवर्टाइजमेंट के लिए और इन एड्स में ये दिखाया जाता था कि ये एक हेल्दी, रिफ्रेशिंग और एनर्जाइजिंग कोल्ड ड्रिंक है जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है पार्टीज, गेट टुगेदर्स, इवेंट्स में कहीं भी। लेकिन साथ ही कोक ने एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जिसने इस कोल्ड ड्रिंक को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और कोका कोला ने इसे एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी समझा। सिर्फ 5 सेंट्स में कोक की बोतल हर अमेरिकन सोल्जर को बेची, जबकि उस वक्त एक बोतल की कीमत 10 से 12 सेंट्स हुआ करती थी।
इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से कंपनी को थोड़ा नुकसान तो हुआ, लेकिन लोगों में इस ड्रिंक को लेके एक पैट्रियटिज्म की फीलिंग डेवलप होना शुरू हो गई और इवेंचुअली हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही कोका कोला वो वाहिद ब्रांड था जिसकी सेल्स नॉर्मल से 20 गुना ज़्यादा बढ़ गई और जंग के दौरान ही पूरी दुनिया में इस कंपनी ने 60 से ज़्यादा प्लांट्स लगा लिए। लेकिन यहाँ एक मज़े की बात ये थी कि ये कोल्ड ड्रिंक सिर्फ अमेरिकन सोल्जर्स को ही नहीं दी जा रही थी, बल्कि जर्मन सोल्जर्स को भी बेची जा रही थी जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे। यानी ये कंपनी दोनों साइड से खेल रही थी और इन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब था, किसी किस्म का कोई पैट्रियटिज्म नहीं था जो ये 5 सेंट्स में अमेरिकन सोल्जर्स को बॉटल्स दे रहे थे। खैर वक्त के साथ साथ सेल्स बढ़ती गई और पूरी दुनिया में ये ब्रांड फैल गया। इसकी मार्केटिंग में इसे हमेशा एक रिफ्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक के तौर पे पेश किया जाता है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उलट है। बहुत सी स्टडीज ऐसी हैं जो इस चीज को प्रूव करती हैं कि सिर्फ कोक ही नहीं बल्कि किसी किस्म की भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कितनी बुरी तरह से इफेक्ट करती हैं आपकी हेल्थ पे। कुछ स्टडीज के मुताबिक ये ओबेसिटी यानी एक्सेसिव मोटापा करती हैं। कुछ स्टडीज के मुताबिक ये टाइप 2 डायबिटीज की वजह बन सकती हैं, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह। एंड इट मे साउंड एग्जैजरेटेड, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक 5% तक कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के इस्तेमाल से। अब अगर आपको ऐसा लग रहा हो ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब तो आप इन स्टडीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं, जिनके लिंक्स मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। इस वीडियो का मकसद किसी को डराना नहीं है और ना इस ब्रांड को डिफेम करना है, लेकिन एक ऐसे दौर में जहां सेहत के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं वहां उन चीज़ों के बारे में बात करना जो बहुत इजीली एक्सेसिबल होती हैं और हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं, इनके असरात को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है इसका, और वो है सादा और साफ पानी।